ऐसा लीडर जिसने 20 बरस तेल की दौलत से माला माल मुल्क पर हुक्मरानी की। इराक में इनको कोई चैलेंज ना कर सका, हर चीज़ पर इनका कंट्रोल था। मुखालिफिन इनके नाम से भी डरते थे। इनका बचपन हो या जवानी, इनकी ज़िंदगी हमेशा दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ रही, यहाँ तक कि इनकी मौत भी ना मिटने वाली दास्तानों में शामिल होगी। इन्हें 30 दिसंबर 2006 को आवाम के सामने सरेआम फांसी दी गई। इनकी फांसी पर इनके अपने ही लोग जश्न मनाने लगे। जब इन्हें तख्ता-ए-दार पर लाया गया तो वो दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे। इन्होंने एक बार कलमा शहादत भी पढ़ा। एक ऐसा शख्स अगले जहान चला गया जिसने आलमी ताकतों की आंखों में आंखें डाली, फिर एक आलमी शहादत का खुद शिकार हो गया। इसके जाने के बाद अब तक ये मुल्क संभल नहीं पाया। बेअमनी इस ये कहानी है सद्दाम हुसैन की, जो इराक का सदर था। सद्दाम हुसैन 28 अप्रैल 1937 को इराक के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। सद्दाम हुसैन की पैदाइश से पहले इनके वालिद का कैंसर से इंतकाल हो चुका था। सद्दाम हुसैन की पैदाइश के बाद इनकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली और सद्दाम हुसैन को लेकर अपने दूसरे घर मुंतकिल हो गई। सद्दाम हुसैन के सतीले बाप का बर्ताव सद्दाम हुसैन के साथ बिल्कुल अच्छा ना था, इसलिए तंग आकर इन्होंने घर को हैरो आबाद कहा और तकरीबन 10-12 साल की उम्र में बगदाद में अपने चचा के पास रहने लगे। चचा के ज़ेरे साया तालीम हासिल की और बाद में सियासत में मुतहरिक हो गए। सद्दाम हुसैन तकरीबन 20-22 बरस के हुए पढ़ाई छोड़कर इनकलाबी बैंड पार्टी ज्वाइन कर ली। ये एक छोटी सी पार्टी थी, इतनी छोटी पार्टी कि इसमें अरकान की तादाद सिर्फ 300 थी। सद्दाम हुसैन के ये पार्टी ज्वाइन करने के 1 साल बाद इराक से बादशाहत का खात्मा हो गया। सद्दाम हुसैन ने मंसूबा बनाया कि सदर को कत्ल कर दिया जाए। इसने अपने ही साथी से मिलकर सदर पर कातलाना हमला किया, लेकिन वो बच गया। सद्दाम हुसैन पकड़े जाने के खौफ से मुल्क से फरार हो गया। जब सद्दाम हुसैन की पार्टी की हुकूमत आई तो वो वापस आ गए। अभी हुकूमत बने 13 ही दिन हुए थे कि सद्दाम हुसैन ने वो कदम उठाया जो आज भी मौजूए बहस रहता है। कहा जाता है कि अब्दुर्रज़ाक अल-लाइफ उस वक्त वज़ीर आज़म थे, खतरा था कि वो बगावत में किरदार अदा कर सकते हैं। सद्दाम हुसैन ने जिला वतनी के बाद उन्हें किसी बैरून मुल्क में कत्ल करवा दिया। अब सद्दाम हुसैन इराक के दूसरे ताकतवर तरीन शख्स बन चुके थे। सदर एक बूढ़ा शख्स था, लेकिन पार्टी के तमाम मामलात पर्दे के पीछे सद्दाम हुसैन ही चलाते थे। वो इराकी फौज के जनरल का ओहदा भी पा चुके थे, ताकत पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुके थे और आखिरकार 16 जुलाई 1979 को सदर को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया और मुल्क के सदर बन गए। अब वो इराक के सदर थे और फौज के सुप्रीम कमांडर भी। सद्दाम हुसैन ने सदर बनते ही अपनी पार्टी से गद्दारों को साफ करने का फैसला किया। 16 जुलाई को वो सदर बने थे। तकरीबन 22 जुलाई को उन्होंने पार्टी के रहनुमाओं को बुलाया। इस इजलास में पार्टी के अंदर 68 रहनुमाओं के नाम पढ़कर सुनाए गए। इन तमाम 68 अरकान को बेवफा और गद्दार का लेबल लगाकर कमरे से निकाल दिया गया और जैसे ही वो कमरे से निकले इनको हिरासत में ले लिया गया। बाद में सजाए मौत भी सुनाई गई, लेकिन सजाए मौत से पहले ही इन्हें कत्ल करवा दिया गया। इधर सद्दाम हुसैन इब्तिदा में आए तो उधर ईरान में इमाम ख़मीनी हुकूमत कायम कर चुके थे। दोनों में पुरानी मुखालफत थी। 1980 में सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। ये जंग 8 साल तक जारी रही। दोनों फ़िरक़ों को अपना मकसद हासिल नहीं हुआ, लेकिन दोनों जानब से तकरीबन 10 लाख अफराद अपनी जानें गंवा बैठे। ईरान से जंग का खात्मा हुआ। सद्दाम हुसैन ने कुवैत से मुतालबा कर दिया कि इराक का कर्जा माफ़ करे। कुवैत ने इनकार किया तो सद्दाम हुसैन ने तेल की कीमतें बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कुवैत ने कीमतें बढ़ाने से भी इनकार किया तो आखिरकार 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला करके इस छोटे से मुल्क पर कब्जा कर लिया। आलमी फोर्सेज इराक की और सद्दाम हुसैन की इन तमाम साजिशों को देख रहे थे, जिसकी वजह से आलमी इत्तेहाद ने इराकी फ़ौज के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया। ये दूसरी आलमी जंग के बाद बनने वाला सबसे बड़ा फौजी इत्तेहाद था। अमरीकी क़यादत ने चंद ही दिनों में इराक की फ़ौज को तहस-नहस कर दिया। इस जंग के बाद सद्दाम हुसैन ने किसी भी मुल्क पर हमला करने का नहीं सोचा। जनवरी 2002 में अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने सद्दाम हुसैन का तख्ता उलटने का ऐलान किया। सदर जॉर्ज बुश ने इल्ज़ाम लगाया कि इराक के पास वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार मौजूद हैं और हथियार न मिलने के बावजूद अमेरिका ने मार्च 2003 को इराक पर हमला कर दिया। 3 हफ्तों में सद्दाम हुसैन की 24 बरस की हुकूमत बिखर गई। इसकी फ़ौज पारा पारा हो गई। अप्रैल तक अमेरिका का इराक पर मुकम्मल कब्जा हो चुका था। अब सद्दाम हुसैन फरार हो चुके थे।
ان کی گرفتاری کے لیے امریکہ نے ایک آپریشن ریڈ ڈاؤن کے نام سے لانچ کیا۔ سرچ آپریشن بڑھتا گیا اور آخرکار دسمبر میں صدام حسین کے پاس جا پہنچے۔ صدام حسین ایسی جگہ سے امریکی فوج کو ملے جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے ہی پیدائشی گھر کے قریب ایک بنکر میں چھپے ہوئے تھے۔ صدام حسین کو توہین آمیز انداز میں گرفتار کیا گیا۔ امریکہ نے صدام حسین کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے خلاف تقریباً 150 لوگوں کو قتل کرنے کا مقدمہ چلایا۔ ان کا ٹرائل نگران حکومت نے کیا، جو کہ امریکہ کی کٹھ پتلی تھی۔ اب صدام حسین کا کیس عدالتوں میں چلنے لگا۔ عدالت نے انہیں 1982 کے قتل عام سمیت کئی جرموں میں قصوروار قرار دیا اور انہیں سزائے موت سنا دی۔ صدام حسین نے اپنے خلاف لگنے والے الزامات کو مسترد کر دیا اور کہا اصلی مجرم میں نہیں بلکہ امریکی صدر جارج بش ہے۔ پہلی پیشی پر جب جج نے کہا کہ اپنی شناخت کروائیں، صدام حسین نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم ایک عراقی ہو، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ میں کون ہوں۔ ایک جج نے انہیں سابق صدر کہا۔ صدام حسین نے یاد دلایا کہ میں اب بھی عراق کا آئینی صدر ہوں۔ ٹرائل کے دوران صدام حسین اسی بات پر ڈٹے رہے کہ وہ اب بھی عراق کے آئینی صدر ہیں، لہٰذا انہیں سابق صدر نہ کہا جائے۔ انہیں 30 دسمبر 2006 کو عوام کے سامنے سرعام پھانسی دی گئی۔ ان کی پھانسی پر ان کے اپنے ہی لوگ جشن منانے لگے۔ ان کی پھانسی کے لیے عید الاضحیٰ کا دن چوز کیا گیا۔ جب انہیں تحت دار پر لایا گیا تو وہ درود شریف پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار کلمہ شہادت بھی پڑھا۔ ایک ایسا شخص اگلے جہان چلا گیا جس نے عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، پھر ایک عالمی شہادت کا خود شکار ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد اب تک یہ ملک سنبھل نہیں پایا۔ بے امنی اس ملک کا مقدر بن چکی ہے۔ اپنے میزبان لقمان اکرام کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے رحمانی نیٹ ورک۔ اللہ حافظ۔